जैसे चरक संहिता के ये टॉपिक में से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हर साल आने ही वाले हैं और आते ही हैं। तो वो एक कन्फर्म क्वेश्चंस है और वो 3 टाइप्स की सेक्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं उसको, कि ये कंपल्सरी इस एरिया में से टॉपिक्स तो आते ही हैं। तो उस टॉपिक को पहले कवर करना है, ना कि पूरी संहिता को, क्योंकि वो होने ही नहीं वाला है, किसी से भी नहीं होने वाला है बिकॉज़ वो आयुर्वेद तो हम जितना पूरा लाइफ भी पढ़ेंगे तो भी उतना भी कम है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर आउट करना है, वरना फिर मैं पीजी छोड़ दूँगी। प्रिपरेशन भी सिविल ड्यूटी में या पीएचसी ड्यूटी में कभी भी जितना भी टाइम मिले, नोट्स हमेशा साथ में रखने थे और फिर उसमें से जितना हो सके तो उतना कंटिन्यू करने का। हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर कृष्णा सोनी। इन्होंने अपना बीएएमएस आयुर्वेद महाविद्यालय सायंस से पूरा किया है और एआईए पीजीईटी में ऑल इंडिया रैंक 92 लाकर आईटीआरए जामनगर में 90 गुण की सीट हासिल की है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस कृष्णा। थैंक यू डॉक्टर अदिति। सब कृष्णा, आपने पीजी के बारे में कब सोचा कि आपको पीजी करना है? एक्चुअली सबकी तरह मुझे भी फोर्थ ईयर में कंफ्यूजन था कि पीजी करे कि नहीं करे, बिकॉज मैं फोर्थ ईयर में लाइक थर्ड ईयर में मैं एक वैद्य सर के पास जाती थी। तो वहाँ पे क्लिनिक का काफी सीखने मिलता था और वो भी प्लेन बीएमएस ही है। तो तब से मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर नॉलेज अच्छा हो तो प्लेन बीएमएस भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हैं। बट बाद में कोविड आया और कोविड की वजह से फिर मैंने आरएमओ शिफ्ट ज्वाइन की। तो वहां पे भी मुझे थोड़ा-सा लगता था कि अगर मुझे मेरा क्लिनिक ओपन करना है, तो मुझे आयुर्वेदा का थोड़ा और डीप नॉलेज चाहिए, जो जितना है वो उतना कम है। तो इसके लिए फिर मैंने एकदम अच्छे से सोचा कि अब तो मुझे पीजी करना ही है और एक और चीज़ ये सोची थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर आउट करना है, वरना फिर मैं पीजी छोड़ दूँगी। वाओ, दैट्स ग्रेट। आपने सोचा आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है और आपने करके भी दिखाया, आपने गवर्नमेंट की सीट हासिल की है। अच्छा कृष्णा, ऐसी कोई चीज या कोई मिस्टेक जो आपने आपके प्रिपरेशन फेज में की हो, जो हमें आपको नहीं करनी चाहिए थी, ऐसी कोई चीज है? या फर्स्ट तो यही है कि कंफ्यूज नहीं रहना है। अगर करना है तो फिर बहुत स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर देनी है। और अगर नहीं करना है देन फिर जो करना है उसमें आगे फोकस कर सकते हैं। और करना है तो फिर क्लास जितना जल्दी हो सके उतना लगाना है एंड उसके हिसाब से जो फॉलो हो रहा है सिलेबस, क्लास के टेस्ट एंड ऑल जो फॉलो हो रहा है, वो जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ईजी होता है। और एक और चीज है कि जितना भी छोटा छोटा टाइम मिले, जिधर भी जैसे भी कहीं पे भी जितना टाइम मिले, ट्रेन में टाइम मिले या कहीं पे भी, तो सर के जो छोटे-छोटे नोट्स हैं, वो कवर करने की ट्राई करनी है बिकॉज़ वो एट द एंड मुझे जो काफ़ी बाद में समझ में आया कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भले ही वो कितने पतले नोट्स हो या कितने छोटे नोट्स हो, बट वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जब आप रिविज़न करने जाते हो, तब आपको पता चलता है कि ये तो इतना सा था और तभी मैंने कर लिया होता तो बेटर होता। जी। अच्छा कृष्णा, जब हम इंटर्नशिप में होते हैं तो उस वक्त एक ये होता है कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान देना चाहिए, अभी गेन करना चाहिए प्रैक्टिकल नॉलेज। तो इंटर्नशिप के साथ जब प्रिपरेशन करें तो हमें प्रिपरेशन पर ध्यान देना चाहिए, फिर प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने पर ध्यान देना चाहिए? मेरे हिसाब से दोनों चीज़ बैलेंस आउट जितनी हो सके उतनी करनी चाहिए बिकॉज़ जो इंटर्नशिप का फ़ेज़ होता है, स्पेशली सिविल का जो फ़ेज़ होता है, वो वापस नहीं आता है कभी भी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी भी हॉस्पिटल नहीं किया होता है, तो उनके लिए वो फ़ेज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने मिलता है। तो जितना भी हो सके उस वक़्त जो भी कोई केस आया है, तो उस केस के बारे में तुरंत स्टडी कर लेते हैं, तो फिर वो लैग नहीं होता है और हमें चॉइस नहीं बनानी पड़ती है कि मैं प्रिपरेशन के लिए पढूँ, पीजी के लिए या प्रैक्टिस के लिए पढूँ। अगर वो चीज़ क तभी क्लियर आउट कर देते हैं, लाइक कोई केस देखा, तो उस केस के बारे में तभी स्टडी कर लेने का, तो वो आगे जाके प्रिपरेशन में भी काम आएगा बिकॉज़ एट द एंड तो सब एक ही है, जो भी है। एंड प्रिपरेशन भी सिविल ड्यूटी में या पीएचसी ड्यूटी में कभी भी जितना भी टाइम मिले, नोट्स हमेशा साथ में रखने के और फिर उसमें से जितना हो सके उतना कंटिन्यू करने का। ओके। अच्छा कृष्णा, आपने सिलेबस कवर करने की क्या स्ट्रेटेजी रखी थी कि आपका सिलेबस इफेक्टिवली पूरा का पूरा कंप्लीट हो सके? मेरा पूरा सिलेबस हुआ ही नहीं था एंड आई डोंट थिंक कि किसी का भी पूरा सिलेबस कंप्लीट होता होगा। द स्ट्रैटेजी इज़ कि हमें सिलेबस के पीछे जितना हम सिलेबस को देखेंगे, कितना सिलेबस है, ये है, ये भी आने वाला है, तो उतना स्ट्रेस बढ़ता है और कुछ नहीं। तो हमें ये करना है कि जितना टॉपिक वाइज़ स्टडी करना है, कि जैसे चरक संहिता के ये टॉपिक में से क्वेश्चन्स आते हैं, तो वो हर साल आने ही वाले हैं और आते ही हैं।
तो वो एक कंफर्म क्वेश्चंस है, और वो 3 टाइप्स की सेक्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं उसको, कि ये कंपल्सरी इस एरिया में से टॉपिक्स तो आते ही है, तो उस टॉपिक को पहले कवर करना है, ना कि पूरी संहिता को, क्योंकि वो होने ही नहीं वाला है, किसी से भी नहीं होने वाला है, बिकॉज़ वो आयुर्वेद तो हम जितना पूरा लाइफ भी पढ़ेंगे तो भी उतना भी कम है। तो इसके लिए टॉपिक वाइज पढ़ना है कि इस टॉपिक में से इतना, चरक में से इतना सेक्शन इम्पोर्टेंट है। जैसे स्थान वाइज है कि विमान स्थान का 8वां चैप्टर है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उस वाइज पढ़ना है। हमें दिमाग में ये लेके चलना ही नहीं कि मेरा पूरा विमान स्थान बाकी है, आज पढ़ना पूरा विमान स्थान बाकी है। नहीं, सिर्फ उतना टॉपिक्स पढ़ने हैं कि जो जो है वो पहले कवर आउट करना है, बाद में बाकी सारी छोटी छोटी चीजें वो कवर आउट करनी है, बट बाद में उसको प्रेफरेंस बाद में देना है, स्टार्टिंग में सिर्फ मेन टॉपिक्स को प्रेफरेंस देना है। ओके। अच्छा, आपने सुश्रुत की तैयारी कैसे की थी? सुश्रुत का कुछ पार्ट जो है वो काफी इजी है। मेरा ऐसा हुआ था कि 4th ईयर में मैंने क्लास लगाए थे, बट 4th ईयर में मेरा इससे, क्योंकि कोविड चल रहा था और मैंने आरएमओशिप भी ड्यूटी दी थी, तो मैं मुझसे इतना नहीं हो पाया था। तो सिर्फ जब स्टार्टिंग में सर ने सुश्रुत का शारद स्थान एंड निदान स्थान कवर किया था, तो मुझसे उतना ही कवर हो पाया था, बाकी सब नहीं हो पाया था। तो शायरिस्तान और निदानस्थान तो तभी हो गया था, एंड वो ऑडियो से ही बहुत अच्छे से हो जाता है, उसे अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार अगर आपने ऑडियो सुना तो वो फिर नेक्स्ट भी रिवाइज भी उसको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती। शायरिस्तान करने पड़ती है, बट निदानस्थान इज ओके, वो हो जाता है। उसके बाद उत्तर तंत्र आता है, तो उत्तर तंत्र सबसे ज्यादा हेडेक वाला है कि सारे डिजीजेस के नंबर्स याद रखने हैं कितना है। तो मैंने ऐसा किया था कि मेरा ये सीन था कि जैसे मैंने बताया 4th ईयर में मैंने उतना स्टडी नहीं किया था। देन इंटर्नशिप के टाइम पे मैंने भी अक्टूबर नवंबर में क्लास लगाया था। तो तभी कॉलेज की इंटर्नशिप के टाइम पे कभी-कभी टाइम मिलता था, कभी-कभी नहीं मिलता था। तो जब भी मिलता था तब मैं ऑडियो सुनती, उससे हो जाता था। सुश्रुत का सूत्र स्थान भी ऑडियो से काफ़ी जल्दी कवर हो जाता है। एंड देन ऐसा था कि पीएचसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम मिलता था, तो उस वक़्त नोट्स से हो जाता था। जब भी काफ़ी अच्छा टाइम है आपके पास तो नोट्स से चीज़ें हो जाती हैं, बट जब टाइम नहीं है तो फटाफट करना है तो ऑडियो से वो चीज़ कवर होती है। देन जो इंटर्नशिप खत्म होने के बाद मेरे पास 2 महीने बचे थे। उसी 2 महीने में मैक्सिमम मेरा जो सिलेबस है वो कवर हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। एंड उत्तर तंत्र के लिए मैं काफ़ी मतलब आई वाज़ स्कैर्ड, क्योंकि मेरे पास 2 ही महीने बचे थे। एंड उत्तर तंत्र एक ऐसा स्कैरी है कि आप कभी भी स्टार्ट करो डर तो लगता ही है। तो मैंने क्या किया था, मैंने उसके टेबल फॉर्म में पेपर पे सब डिजीज़ेज़ के, तो मैंने क्या किया था, मैंने उसके टेबल फॉर्म में पेपर पे सब डिजीज़ेज़ के नंबर्स लिख दिए थे कि इनके हिसाब से ये इतने हिसाब से, और वो मैं जहाँ पे बैठती थी उसी के सामने वाली वॉल पे चिपका दिए थे। और ऐसा करते-करते फिर मुझे समझा कि अगर मैं उसे रोज़ देख रही हूँ, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ें चिपका दिए थे। और ऐसा करते-करते फिर मुझे समझा कि अगर मैं उसे रोज़ देख रही हूँ, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ें याद रह रही है जल्दी। तो मैंने ऐसे करके वो पूरा वॉल भर दिया था। उत्तर तंत्र या कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा कि जो बार-बार रिपीट हो रहा है, जिसके जो मैंने बोला, जैसे 3 सेक्शन बनते हैं हमारे क्वेश्चन्स के भी। जैसे एक ईज़ी क्वेश्चन होता है, एक मीडियम क्वेश्चन होता है एंड एक डिफिकल्ट क्वेश्चन। डिफिकल्ट की बात बाद में करेंगे, पहले ईज़ी और मीडियम की बात होती है। तो अगर मैं वो क्वेश्चन को रोज़ मेरे वॉल पे देख रही हूँ, तो वो मीडियम में से ईज़ी में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें मुझे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ज़्यादा याद रखने की रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ये कहाँ से आया है या ये कौन-सा क्वेश्चन है। बिकॉज़ एग्ज़ाम में ऐसा होता है, किसी-किसी क्वेश्चन आप हाफ़ ही रीड कर पाते हो, उतना ही टाइम होता है आपके पास। पूरा क्वेश्चन भी रीड करने का टाइम नहीं होता है। तो वो स्ट्रैटेजी, इस वॉल स्ट्रैटेजी से क्या होता है कि जो मीडियम वाले जो क्वेश्चंस है वो आपके इजी में कन्वर्ट हो जाता है, आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड जब मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करती थी तब मुझे सच में ऐसा लगता था कि मेरे वॉल से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो एग्जामिनर ने क्वेश्चन नहीं बनाया, वो मैंने क्वेश्चन बनाया जो मैंने वॉल पे लिखा है। और फिर वो वॉल से ही मुझे सिर्फ उतना याद करने की जरूरत पड़ती थी कि मैंने कौन से सेक्शन में लिखा है, तो ये ऑब्वियसली यहीं से है, तो मुझे ज्यादा इतना टाइम नहीं लगता था सोचने के लिए। उत्तर तंत्र तो वैसे ही बेस्ट कवर होता है कि उसका पूरा लिख के एक वॉल पे चिपका दो, एंड एवरीडे जब भी टाइम मिले, रास्ते में चलते-चलते, खाते-खाते, जब भी टाइम मिले, तब वो बस वॉल देखना है, दैट्स इट, बुक खोल के देखनी ही नहीं। ओके, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी आपने बताई कि हम लोगों को जो है नोट्स मेकिंग करना चाहिए और अपने सामने नज़र के सामने रखना चाहिए। अच्छा कृष्णा, आपने लघु त्रय को कैसे टैकल किया था?
लघुत्रय में मैंने जब मॉक टेस्ट सॉल्व करने स्टार्ट किए, तब मुझे पता चला कि जो काश्यप संहिता है, काश्यप या भावप्रकाश दोनों ही, भावप्रकाश से इतना नहीं बट काश्यप से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते थे। तो मैंने सर के ऑडियोज से ही काश्यप संहिता के सारे ऑडियोज सुने थे मैंने। और क्योंकि मैंने कहा कि मेरे पास 2 ही महीना था, तो मैंने ऐसा एक रूटीन बनाया था जिसमें रात में, बिकॉज काश्यप इजी भी है काफी ज्यादा और जल्दी याद रहता है, तो एक ही बार ऑडियो सुनने से वो बहुत अच्छे से याद हो जाता है। तो इसके लिए मैं रात को ऑडियो सुनती थी, मतलब 1 घंटा एवरीडे काश्यप, दैट्स इट। तो उसमें ही वो कवर हो जाता था फटाफट, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने अगेन एक एक साइड वॉल बनाया था जिसमें लेस इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो उसमें ऊपर काश्यप था एंड नीचे जो था वो सब्जेक्ट था, गायनेक था। ओके। अच्छा, रिसर्च मेथोडोलॉजी में हमें क्या पढ़ना चाहिए? रिसर्च एंड स्टैट्स एक्चुअली जो होता है वो मेरे लिए थोड़ा अलग सब्जेक्ट है, क्योंकि मुझे उसमें इतना अच्छे से समझना नहीं है मुझे कि एमसीक्यू कहाँ से आएगा, कैसा आएगा। तो वो जब मैंने देखा कि सर के ऑडियोज में वो काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, कि एकदम डेप्थ नॉलेज के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, और रिसर्च एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछते, मतलब उसके कॉन्सेप्ट वाइज पूछते हैं। जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना फास्ट वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। और रिसर्च और स्टैट्स का जो है वो एमडी में भी बहुत ज्यादा रोल है। तो अगर वो पहले से ही कॉन्सेप्ट क्लियर है तो काफी अच्छा होगा। ओके। अच्छा कृष्णा, आपका स्टडी रूटीन कैसा था आपके पूरे प्रिपरेशन फेज में? जैसा कि मैंने बताया, फोर्थ ईयर में मैंने काफी कम ध्यान दिया था। मैं आरएमओ शिफ्ट करती थी, तो उससे मुझे ये रियलाइजेशन इतना तो क्लियर हो गया था कि मुझे एमडी करना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है, वो भी अच्छे से क्लियर आउट करना है। तो मैंने फोर्थ ईयर तो जितना हो सके उतना ऑडियोज ही किया था। वो भी इजी वाले, जैसे कि सुश्रुत के ऑडियोज हैं वो किए थे। देन इंटर्नशिप के टाइम पे पहला वाला इंटर्नशिप हमारा सिविल था। उसमें बहुत कम टाइम मिलता था, लेकिन जितना भी, बिकॉज फ्रेंड्स अच्छे होते हैं तो फ्रेंड्स के साथ जब हम डिस्कशन करते हैं तो वो चीज तभी याद हो जाती है। सो वो एक काफी, हम लोग कैजुअलिटी ड्यूटी में भी वहां पे बैठते थे, एंड सर के जो नोट्स है, रैंडम नोट्स, वो डिस्कस करते थे जितना होता था उतना। एंड देन पीएचसी के ड्यूटी में काफी, तब भी मैं एक ड्यूटी करती थी, दूसरी पीएचसी के साथ एक और ड्यूटी करती थी, बट उसमें ऐसा था कि मुझे काफी फ्री टाइम मिल जाता था। मैं मतलब कंसल्टिंग कभी कभी आते थे पेशेंट्स, तो मुझे काफी फ्री टाइम मिल जाता। तो उसमें जो छोटी संहिता है, जैसे हारित के नोट्स थे एंड माधव निदान के नोट्स थे, तो मैं वहां बैठे बैठे फिर वही उसी वक्त वो हो जाता था, बिकॉज वो छोटे छोटे नोट्स थे। नोट्स से करना इजी होता है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीजें एक ही जगह पे आपको रेडीमेड दी हुई है। सो वहां से लेना बहुत इजी होता है। देन नेक्स्ट था कॉलेज का इंटर्नशिप। कॉलेज के इंटर्नशिप में कभी कभी कोई कोई ड्यूटीज बहुत इजी थी, उसमें कुछ ज्यादा काम नहीं था, तो तभी वो हो जाता था। कॉलेज में बैठे बैठे भी हम लोग ऑडियो सुनते थे। एंड ट्रेन में काफी एक बन गया था कि सुबह ट्रेन में हमारा 1 आवर ट्रैवलिंग होता था। तो ट्रेन में रस शास्त्र मैंने ऑडियो सुने थे ट्रेन में। तो वो सारे ट्रेन में सुने थे, एंड उसके जो भी जितना भी रसशास्त्र मेरा क्लियर हुआ था वो ट्रेन में ही हुआ था, सब बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट 2 मंथ्स मिले थे मुझे, तभी मैं आई वॉज रियली स्कैर्ड कि 2 महीने में कैसे होगा, क्योंकि मेरा बाकी सब ऊपर ऊपर से हुआ था सब चीज, डेप्थ का नॉलेज मुझे इतना नहीं था। तो मैंने फिर एक स्ट्रैटेजी रूटीन बनाया, सुबह 13-14 आवर्स का रूटीन बनाया, एंड एवरी डे आई यूज टू फॉलो दैट रूटीन, कि सुबह में जो है। एंड मैंने ये बहुत सारे ऑडियोज देखे थे, वीडियोस देखे थे, जिसमें जो सर सक्सेस स्टोरीज डालते हैं, उसमें ये था कि आपको सभी चीज के बेसिक्स को कवर करना है, कि हर चीज का बेसिक आपको पता होना चाहिए, सो दैट वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। तो मैंने सब्जेक्ट्स को भी उतना इम्पोर्टेंस दिया था एंड संहिता को भी उतना इम्पोर्टेंस दिया था अपने रूटीन में। तो मैं ऐसा करती थी कि सुबह उठ के द्रव्य गुण करना, बिकॉज द्रव्य गुण मेरा काफी लैकिंग था, मैं बहुत पीछे थी द्रव्य गुण। सो द्रव्य गुण मैंने किया एक दिन, एंड नेक्स्ट डे उसी टाइम पे रस शास्त्र करना। देन आफ्टर दैट एक मॉक टेस्ट देना, एंड मॉक टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस करना, कि कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, मेरा कहाँ पे क्या रॉन्ग जा रहा है, एंड कौन से रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते थे और जो मुझे याद नहीं रहते थे, उसको मैं अगेन वॉल पे डाल देती थी, इम्पोर्टेंट वाली वॉल पे वो डाल देती थी। एंड देन मैं सब्जेक्ट करती थी, कोई एक सब्जेक्ट उसी दिन। जैसे गायनेक कर लिया, तो गायनेक क्योंकि यूजी में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था मैंने गायनेक, तो वो काफी जल्दी हो जाता था सीरीज वाइज, जो सर के 4-5 सीरीज है,
वो करने के बाद उसके बाद उसमें से जो काफी ज्यादा जैसे कि एमनियोटिक फ्लूइड पे काफी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। सो वो उसका एक चार्ट बना के अगेन सब्जेक्ट वाली वॉल पे लगा दिया था मैंने। सो अभी मुझे अगर गायनेक रिवाइज करना है तो मुझे सिर्फ वो वॉल के 4 पेपर रिवाइज करने हैं, क्योंकि वो चीज ही मुझे नहीं आती। बाकी सब तो मुझे आता था वैसा था। देन शाम को अगेन आई यूज टू टेक इम्पोर्टेंट नोट्स या मिक्स नोट्स, इन दोनों में से कोई एक चीज जो भी उस वक्त या उस मॉक टेस्ट में मुझे लगा कि इसमें से ज्यादा चीजें आई है तो उस वक्त वो ले रही थी। देन रैंडम एमसीक्यू सॉल्व करती थी 1 घंटा। एंड देन रात को सोने से पहले कोई एक रैंडम नोट, वो भी उसे जल्दी कवर करने के लिए मैं पहले एमसीक्यू सॉल्व करती थी एंड देन वो रैंडम नोट पढ़ती थी। आपने बहुत मेहनत करके इतना अच्छा प्लानिंग करके किया है, इसीलिए आज आपको इतना अच्छा रैंक मिला है। रियली इम्प्रेस्ड। अच्छा कृष्णा, ऐसा कोई मोमेंट हुआ था जब आपको बहुत लो फील हुआ हो, और आप खुद को मोटिवेट कैसे रखते थे? लो तो काफी ये 2 महीने में लास्ट के ज्यादा लो फील हुआ था, क्योंकि इतना हेक्टिक मैंने अपना शेड्यूल बनाया था कि मुझे करना ही है ये। तो जिस दिन वो फॉलो नहीं हो पाता था उस दिन काफी लो फील होता था कि अभी क्रैक नहीं होगा या फिर अगेन एक और साल अटेम्प्ट देना पड़ेगा। तो मेरी जो बहन है, छोटी बहन, मैं उससे बोल के रखती थी कि कभी भी मुझे ऐसा लो फील हुआ तो मुझे मोटिवेट कर देना। वो भी बीएमएस कर रही है तो शी वो मोटिवेट कर देती थी। नहीं तो मेरे पास सॉन्ग्स थे, तो मैंने ऐसे 2 सॉन्ग रखे थे कि मैं बार बार वही बजाती थी। तो उससे मेरा स्ट्रेस काफी रिलीफ होता था। और सर की सक्सेस स्टोरीज, तभी मैं ये सोचती थी कि अगर मैं अभी रुक गई तो फिर मेरा सक्सेस स्टोरी नहीं आएगा। इसके लिए मुझे सक्सेस स्टोरी देना है तो उसके लिए मुझे आज चलते रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, एंड आपका डेडिकेशन है कि आज आप सक्सेस स्टोरी दे रहे हैं, और हमारे बाकी पीछे एस्पिरेंट्स आपको देख के आज इंस्पिरेशन लेने वाले हैं कि उन्हें आगे कैसे बढ़ना चाहिए। अच्छा कृष्णा, आप मॉक का एनालिसिस कैसे करते थे, और उसका एग्जाम में को कितना बेनिफिट हुआ? 100% वही मैक्सिमम बेनिफिट हुआ, मतलब क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म में ज्यादा चीजें कवर करने की ट्राई कर रही थी। तो मैंने ये देखा कि मुझे मॉक टेस्ट से ही ज्यादा मैक्सिमम इनपुट मिल रहा है कि मुझे कौन से एरिया से नहीं आता या इस क्वेश्चन इस टॉपिक यहाँ से आता है। तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस मतलब मॉक टेस्ट के जो आपके मार्क्स है दैट डज नॉट मैटर। मुझे हार्डली 200 के आसपास आते थे जब मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया था, तब मुझे 175 के आसपास ही मार्क्स आते थे। देन धीरे धीरे मैंने अपना एक डायरी मेंटेन किया कि मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, देन यहाँ से इस टारगेट तक पहुंचना है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है। एंड देन वहाँ पे लिस्ट बनाई। एक डायरी मेंटेन करना भी इम्पोर्टेंट होता है आपका प्रोग्रेस नोट करने के लिए। और मॉक टेस्ट इसीलिए देना इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने आप को सेट करते हो कि जो एग्जाम का टाइमिंग है। एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि जैसे एग्जाम का टाइमिंग 9 to जो होता था 9 से स्टार्ट होता था, तो मैं एवरीडे जो मॉक टेस्ट देती थी वो 9 बजे ही देती थी, ताकि मेरे माइंड को ट्रेन हो जाए कि मुझे इतने टाइम में ही कंप्लीट करना है। और मॉक टेस्ट के मार्क्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होते, आपका सिर्फ अप्रोच इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो और कितने करेक्ट सॉल्व कर पा रहे हो। वो होता है तो वो आपका एक माइंड जो है वो ट्रेन होता है कि मुझे इतना ही टाइम मिलेगा ये क्वेश्चन देखने के लिए, तो मुझे क्या इसमें टाइम वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इतनी सारी स्ट्रेटेजी बिल्डअप होती है जब आप खुद मॉक टेस्ट देते हो तब। एंड डे 1 से टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए, जो मैंने नहीं किया। ओके, आपने बहुत सही कहा कि हमको उसी टाइम पीरियड में एग्जाम देना चाहिए, बिकॉज अपना जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो अपना सेट होता है, विच हेल्प्स अस इन द रियल टेस्ट। अच्छा कृष्णा, आपने द्रव्य गुण ब्रांच ही क्यों चुना? काव्य गुण क्योंकि मेरे कॉलेज में 2 प्रोफेसर हैं एंड वो दोनों आईटीआर जामनगर से हैं। तो मुझे काफी उनका अप्रोच पसंद है कि वो कैसे पेशेंट टैकल करते हैं। और द्रव्य गुण इसलिए मेरे पास 2 ऑप्शन मैंने अपने लिए किए थे शॉर्टलिस्ट। एक था द्रव्य गुण, एक काय चिकित्सा था। तो काय चिकित्सा में भी काफी वास्ट ब्रांच है, बट मैंने जब ऑब्जर्व किया कि मोस्टली कॉलेजेस में काय चिकित्सा में एक पैटर्न हो जाता है कि ये मेडिसिन देना है, तो उसमें थिंकिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। और किसी कॉलेज से अगर सीखना है हमें या किसी गुरु से हमें सीखना है तो बेसिक जितना सीखेंगे उतना हम अपना कंपोजिशन या अपना मेडिसिन प्रिपेयर कर पाएंगे। तो इसके लिए मैंने द्रव्य गुण चुना कि अगर मुझे द्रव्य का ही नॉलेज अच्छे से होगा तो फिर मैं आगे क्लिनिक भी बहुत अच्छे से चला पाऊंगी। बिल्कुल सही बात कही आपने। अच्छा कृष्णा, आपका आपके जो आईटीआर जामनगर है वो कॉलेज कैसा है, मतलब वहाँ का स्टाइपेंड और हॉस्टल कैसा है?
हॉस्टल तो एक्चुअली जामनगर पहले तो काफी अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। एंड हॉस्टल फर्स्ट ईयर में अवेलेबल नहीं है फॉर पीजी स्टूडेंट्स, सेकेंड एंड थर्ड ईयर से अवेलेबल है। एंड मेरिट बेसिस पे देन वो अवेलेबल है, क्योंकि रूम्स की शॉर्टेज है यहाँ पे, तो फिर फर्स्ट ईयर में इट इज नॉट अवेलेबल, सेकेंड और थर्ड से मिल जाएगा। एंड स्टाइपेंड तो अभी तक 60K है फर्स्ट ईयर का, एंड देन वो डीए के बाद बढ़ेगा एवरी ईयर। ओके। अच्छा कृष्णा, आपके आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स, मुझे क्लिनिक ओपन करना है अपना। तो मुझे बेसिकली ये था कि मुझे आर्यमोशिप नहीं करना है लाइफ टाइम। सो मुझे प्रैक्टिस आयुर्वेदा ही करना है, और वो भी अच्छे से प्योर आयुर्वेद प्रैक्टिस करना है। दैट्स रियली नाइस। एंड कृष्णा, आप जो हमारे फ्रेशर्स है थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, उन्हें कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने थर्ड फोर्थ ईयर से क्लास ज्वाइन किया है एंड प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, तो कंग्रेचुलेशन, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। क्योंकि जितना जल्दी हम अपने गोल की तरफ चलना शुरू करेंगे, उतना जल्दी हम पहुंचेंगे। और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में संहिता का बेस अगर आपका बन जाता है अभी से, संहिता पढ़ना हैबिट हो जाती है आपकी, तो ये आगे भी फ्यूचर में बहुत काम करेगा। और प्रिपरेशन वाइज तो 100% वो काम करने ही वाला है। तो जितना जल्दी आपने स्टार्ट किया है, सो दैट इज अ वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच कृष्णा कि आप आज मेरे साथ आके जुड़े, आपने अपना एक्सपीरियंस, अपने स्ट्रेटेजीज को शेयर किया। हमारे पीछे एस्पिरेंट्स को डेफिनेटली से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और उन्हें एक गाइडेंस मिला होगा कि उन्हें आगे कैसे बढ़ना है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। वेलकम, थैंक यू डॉक्टर अदिति, थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड थैंक यू डॉक्टर अजित पाटिल सर एंड टीम।